नमस्कार साथियों, मैं ऋषभ सिंह अपने YouTube चैनल अर्थग्राफी के माध्यम से एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम अपने आज के वीडियो में रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा उनका समाधान कैसे किया जाएगा इसकी व्याख्या भी करेंगे। हमारे प्रश्नों का यह क्रम NTA NET JRF के फर्स्ट पेपर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका अध्ययन करें और इसको नोट्स भी करें तथा देखें कि इन प्रश्नों की व्याख्या कैसे हो रही है। आप ही के साथ साथ मैं भी इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करूंगा और देखते हैं कि कैसे व्याख्या होती है या किस प्रकार से प्रश्नों को हल किया जा सकता है। चलिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो शोध, तात्पर्य एवं प्रणाली से संबंधित है। शोध, तात्पर्य एवं प्रणाली से संबंधित है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है। शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है। समस्या एक यहाँ पे यह है कि अंग्रेजी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित प्रश्न है। जब आगे NTA NET JRF से संबंधित प्रश्न आएगा तो वहाँ पे विस्तृत रूप से एक्सप्लेनेशन किया गया होगा। तो शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है। तो समस्या के अध्ययन में शोधकर्ता की सीमाओं से, शोध की समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण से, शोध समस्या के परिभाषीकरण से या उपर्युक्त सभी से। शोध प्रतिवेदन, समस्या के अध्ययन में शोधकर्ता की सीमाओं से। आपको अगर वीडियो धीमा लग रहा हो तो आप वीडियो को तेज कर सकते हैं। यहाँ पे बाकायदे एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं। हालांकि इसका उत्तर मुझे भी नहीं पता है, बट बी हमें लग रहा है। चेक करते हैं। सॉरी, डी इसका सही है कि शोध प्रतिवेदन में परिसीमन निम्नलिखित बिंदुओं से संबंधित होता है। शोध की समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण से, समस्या के अध्ययन में शोधकर्ता की सीमाओं से, शोध समस्या के परिभाषीकरण से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक शोधकर्ता सामाजिक आर्थिक स्थिति के 3 स्तरों से संबंधित विद्यार्थियों की चिंता की तुलना करना चाहता है तो इससे संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण किया जाएगा। इसका केवल अनोवा द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे व्याख्या दिया गया है, आप व्याख्या देख सकते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में किसने वैज्ञानिक शोध में चिंतन फलक, पैराडाइम शब्द का प्रयोग किया? तो इसके सी हैं। TS कून, थॉमस कून के नाम से जाना जाता है। व्याख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। 98। शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर है जो अंतरिम हो, जांची हुई हो, सर्वमान्य हो, निश्चित हो। शोध के दौरान ऐसी परिकल्पना का चयन बेहतर होता है जो अंतरिम हो। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। थोड़ा सा ये पिक ब्लर आ गया है। पेडागागी, तो ये पठन पाठन से संबंधित है। आगे कई बार इसका अध्ययन किया जा चुका है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है ये प्रश्न। चलिए, ICT में सी में सी का अर्थ कम्युनिकेशन होता है, संचार। शोध में एक व्यक्ति को केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए या व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों? केवल वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, व्यक्तिनिष्ठ नहीं होना चाहिए। यानी व्यक्तिनिष्ठ का तात्पर्य यहाँ पे स्वार्थ से आ जाता है। तो शोध में शोधकर्ता का स्वार्थ जो है बीच में नहीं आना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, उसको तटस्थ होना चाहिए, हर तरफ उसका ध्यान जाना चाहिए। इस तरह इसका ए सही है। किस शोध संस्था द्वारा यह घोषणा की गई थी कि वह विश्व का सबसे बड़ा चुंबक 5000 टन वजनी बना रहा था? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। इसमें सर्न है, जनेवा, भाभा आणविक शोध संस्थान,
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन USA। इसका बी जहाँ तक हमें लग रहा है सही होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बी इसका सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो मध्यमान, मीड, मीडियन, मूड, ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं, अर्थात मध्यमान, बहुलक, बहुलक और मध्यांक। ये केंद्रीय सेंट्रल टेंडेंसी जिसे बोलते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। प्रमाणिक विचलन नहीं है इसका डी। निम्नलिखित में से कौन एक वर्णनात्मक शोध का प्रकार नहीं है? वर्णनात्मक, तो सहसंबंधात्मक, तुलनात्मक, सर्वेक्षणात्मक शोध। यहाँ पे तुलनात्मक और सर्वेक्षणात्मक, तो वर्णनात्मक डी लग रहा है। आप अपने हिसाब से इसका चयन कर लीजिए आंसर का, देखिए क्या इसका सही होता है। आप प्रश्नों की व्याख्या जरूर देखें और उसको नोट्स करें वीडियो को रोक करके। तो वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत प्रायोगिक शोध नहीं आता है, जबकि सहसंबंधनात्मक, तुलनात्मक तथा सर्वेक्षणात्मक शोध वर्णनात्मक शोध के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे वर्णनात्मक शोध को आप रीड कर सकते हैं। तो अगला है, इधर वाले आप कर चुके हैं 105। देखिए, एक अच्छा अनुसंधान निम्नलिखित 4 चरणों में होता है। देखिए, इसका अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो निष्कर्षों की जो व्याख्या होगा ये लास्ट में आएगा। हम जब शोध करते हैं तो शोध से संबंधित समस्या आती है कि समस्या क्या है, उस समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन करते हैं और तदोपरांत आंकड़ों को उद्योग जो उद्देश्य होते हैं उसकी स्थापना करते हैं, आंकड़ों को एकत्र करते हैं, आंकड़ों के एकत्रित करने के बाद हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। तो सी और बी निश्चित रूप से किस में है? सी में है, अर्थात इसका सी जो है वो सही है। चलिए, निम्नलिखित शोध समस्या के लिए कौन सी शोध पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त है? विश्वास पर स्कूल प्रधानाचार्य का प्रभाव निःशक्त बच्चों की माताओं का परिप्रेक्ष्य। ठीक है, ये कुछ टॉपिक है और उन टॉपिकों पर, उन तथ्यों पर स्कूल का जो प्रधानाचार्य है वो बच्चों की माताओं, जितने बच्चे हैं जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, उनकी माताओं के परिप्रेक्ष्य, उनके संदर्भ में एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका जो थीम, इसका जो मेन कार्य है वो फोकस्ड है। क्या है कि एक तरीके से फोकस करके रिसर्च या जो भी सेमिनार हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। इस तरह से इसका जो आंसर सही होना चाहिए वो बी सही होना चाहिए, अर्थात फोकस्ड समूह चर्चा या फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन पर आधारित पद्धति। अगला है, निम्नलिखित सूची में से वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं की पहचान कीजिए। अस्पष्ट रूप से परिभाषित चर और पद्धतियाँ, इंद्रियानुभविक रूप से सत्यापनीय परिकल्पनाएं, स्वसंशोधनार्थ बिल्कुल नहीं या स्वल्प गुंजाइश। नेक्स्ट है, यहाँ पे है, हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? 107 नंबर क्वेश्चन है, इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके 3 हम पढ़ चुके हैं। स्पष्ट रूप से परिभाषित चर और पद्धतियाँ 3 यहाँ पे हैं, और 2 ऊपर है, निष्कर्षों की भाषा या औचित्य और प्रतिस्पर्धी परिकल्पनाओं को नकारने की क्षमता। अब यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर चुनना है। उत्तर तो फिलहाल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसका 1, 2 और 5 सही है, जबकि तीसरा और चौथा क्या है? बिल्कुल गलत है। निष्कर्षों का भाषाई औचित्य तो समझ नहीं आ रहा है, बट तीसरा लग रहा है कि बिल्कुल गलत है कि स्वसंशोधनार्थ बिल्कुल नहीं या स्वल्प गुंजाइश। तो लिटिल और नो स्कोप फॉर सेल्फ करेक्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क के द्वारा समझाया गया है। सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर कम करने के लिए आधारभूत एवं व्यवहारिक शोध दोनों स्वरूपों को प्रोत्साहन देना आवश्यक है।
आधारभूत शोध सिद्धांत निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है और व्यवहारिक शोध प्रत्यक्ष रूप से विधिक व्यवहारिक स्थितियों में सिद्धांत की प्रयोज्यता पर लक्षित होता है। तो ए और आर दोनों सही लग रहे हैं और व्याख्या भी संभवतः कर रहे हैं। चेक करते हैं नेक्स्ट पेज में। हाँ, ए और आर सही है, व्याख्या भी है। चलिए 109 प्रश्न संख्या 109, निर्माणात्मक मूल्यांकन की क्षमता में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध स्वरूप यथोचित होगा? मौलिक शोध, व्यवहारिक शोध, क्रियात्मक शोध, निर्जातीय शोध। ये NTA नेट JRF से संबंधित क्वेश्चन है, जून 2020 में आया हुआ है, 12 नवंबर, शिफ्ट सेकंड। और इस दिन मैंने यह पेपर दिया था जिस दौरान मैं JRF क्वालिफाई हुआ। यह प्रश्न आया हुआ था और संभवतः मैंने सही भी किया था। एक्चुअली मैंने इससे पहले आपको बताया था कि एक जो शोध है, शोध कई प्रकार के होते हैं और फंडामेंटल रिसर्च होता है, अप्लाइड रिसर्च होता है, मेनली एक्शन रिसर्च होता है। तो इसमें से एक एक्शन रिसर्च जो है, इससे लगभग प्रश्न जो होते हैं आते रहते हैं। प्रश्न या तो एक्शन रिसर्च प्रश्न में पूछ लेगा और उत्तर बहुत सारे दे देंगे, उनको हमें मिलाना होगा, या कोई एक पर्टिकुलर प्रश्न दे देंगे और हमें उसका उत्तर जो है निकालना होगा कि क्या सही हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमें लग रहा है कि एक्शन रिसर्च होना चाहिए, इसको देखते हैं फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है, समेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं, जी नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। क्लास या किसी भी कक्षा के दौरान हम प्रति 3 महीने या 4 महीने में यूनिट टेस्ट लेते हैं बच्चों का। तो जो उनका रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट के आधार पर हम तुरंत कुछ न कुछ एक्शन लेते हैं और उन बच्चों का आगे आने वाला रिजल्ट अच्छा आता है। तो हम एक्शन रिसर्च या एक्शन क्रियात्मक शोध के तहत तो उस चीज़ को हम देखेंगे। तो यहाँ पे उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है और यहाँ पे यह भी बताया गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ करके सीखने से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि में स्वतंत्र चरों को आश्रित चरों पर उसके प्रभाव को देखने एवं मापने के लिए व्यवहार में लाया जाता है? तो यहाँ पे 4 विधियाँ हैं, समयोत्तर विधि, प्रायोगिक विधि, केस स्टडी विधि, ऐतिहासिक विधि। यहाँ पे जो इसका आंसर सही है वो है प्रायोगिक विधि। इसमें होता क्या है कि जब भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उसमें से हम चीज़ों या जो तथ्य होते हैं उनमें जो परिवर्तन आते हैं, उस चीज़ को हम एकाग्र होकर देखते हैं। हम कुछ चीज़ जैसे हम या केमिकल प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि इसको मिलाएंगे क्या बनेगा, उसको मिलाएंगे क्या बनेगा। तो जो मिलाते हैं वो स्वतंत्र चर होते हैं और जिनमें मिलाते हैं वो आश्रित चर होते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो उत्तर सही होना चाहिए बी, प्रयोगात्मक शोध। इंद्रियानुभव शोध में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड इन एम्पिरिकल रिसर्च? इसको इंद्रियानुभव या अनुभविक विधि भी कहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है आगमनात्मक विधि, निगमनात्मक विधि, अंतः प्रज्ञात्मक विधि या वैज्ञानिक विधि। निश्चित रूप से ये वैज्ञानिक विधि होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान किसी दिए गए क्षेत्र में ज्ञान के कोश में वृद्धि करता है? क्रियात्मक अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, मूल्यांकनात्मक अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान किसी दिए गए क्षेत्र में ज्ञान के कोश में वृद्धि करता है? तो फंडामेंटल रिसर्च होना चाहिए। एग्जैक्ट हमें भी नहीं पता, बट फंडामेंटल रिसर्च इज राइट लग रहा है। देखते हैं। जी हाँ, इसका फंडामेंटल रिसर्च है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है
प्रयोगात्मक विधि, कार्योत्तर विधि, यहाँ पे ये। तो यहाँ पे आप इसको मिला सकते हैं, इसका आंसर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। ये मिलाने में दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये सारे प्रश्न एक जगह नहीं है। तो आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं डायरेक्ट कि प्रयोगात्मक विधि क्या होता है, कार्योत्तर विधि क्या होता है, वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि या निर्जातीय विधि क्या होता है। तो प्रयोगात्मक विधि का मतलब होता है कि आश्रित चर पर निराश्रित चर के हेर फेर के प्रभाव का अध्ययन करना, और कार्योत्तर विधि वर्तमान में व्यक्त साक्ष्यों के आधार पर कारक तत्वों का अन्वेषण करना। जैसे कोई किसी का जब कोई मर्डर वगैरह हो जाता है, कोई कत्ल वगैरह हो जाता है, तो वर्तमान दृश्य के आधार पर जो इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं वो पता लगाती हैं कि यह किसके द्वारा किया गया है। तो कार्योत्तर विधि, कार्य हो गया है तो उसके बाद की जो विधि होती है कार्योत्तर विधि होती है। वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि किसी विशिष्ट समाज में लोग जिस तरीके से अपना मत और कार्य व्यक्त करते हैं उसका विस्तृत वर्णन। निर्जातीय विधि परिघटना की वर्तमान स्थितियों के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक अध्ययन, यानी जो करंट स्टेटस होता है वो निर्जातीय विधि से संबंधित है। अगला है शोध में अच्छे प्रतिदर्श की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। सुगमता पूर्वक प्राप्य, समग्र पॉपुलेशन विशिष्टताओं का प्रतिनिधित्व। तो बी तो एकदम सही है। तो यहाँ पे बी एकदम सही लग रहा है, और इसका बी सही लग रहा है। शोधकर्ता का व्यक्तिगत, सी एकदम नहीं है, सी एकदम नहीं है। तो हम देख रहे हैं ए में सी है, सी में सी है, डी में सी है, तो ए, सी और डी गलत हैं, बी इसका क्या है, सही है। मैंने पहले भी बताया कि शोधकर्ता का व्यक्तिगत हित रक्षण नहीं होना चाहिए, वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शोध विधि द्वारा कारण और प्रभाव संबंध पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। कारण और प्रभाव, तो आई थिंक इसका जो है प्रयोगात्मक विधि ही सही होनी चाहिए। चेक करते हैं, आप लोग आंसर दे लीजिए अपना। जी हाँ, यहाँ पे इसका आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, व्याख्या। अगला क्वेश्चन है शोध के निम्नलिखित सोपानों में से किसकी सृजनशीलता और कल्पना की परिधि सबसे बड़ी होती है। द स्कोप ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इज लार्जेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च। प्रतिदर्श प्रतिचयन की पद्धतियों को परिभाषित करना और उनका निर्धारण करना, शोध समस्या की पहचान करना और उसे परिभाषित करना, परिमाणात्मक विधियों का उपयोग करते हुए प्रदत्त विश्लेषण और निर्वचन, परिकल्पना निर्माण और परिकल्पना परीक्षण। आई थिंक शोध समस्या की पहचान करना और उसे परिभाषित करना ये मेन होना चाहिए। देखते हैं, एग्जैक्ट नहीं पता है हमें भी। 116 का जो है 116 का डी, शोध के परिकल्पना निर्माण और परिकल्पना परीक्षण सोपानों में सृजनशीलता और कल्पना की परिधि सबसे बड़ी होती है। एक्चुअली होता क्या है कि जब भी हमें रिसर्च करना होता है तो सबसे पहले तो हम कोई क्षेत्र चुनते हैं, भूगोल में स्पेशली उस क्षेत्र में कौन सी समस्याएं हैं या समस्या विशेष क्षेत्र को चुनते हैं, संबंधित साहित्य का अध्ययन करते हैं अगर ज़रूरी है तो। उसके बाद हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, आंकड़ों को कलेक्ट करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करते हैं। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें वही परिकल्पना निर्माण और परिकल्पना परीक्षण सोपानों में सृजनशीलता और कल्पना की परिधि सबसे बड़ी होती है। आगे देखते हैं, त्रिभुजन उपागम का प्रयोग करने वाली शोध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन
अभिभावकीय भागीदारी अभिवृत्ति तथा समस्याओं के अध्ययन पर जांच का भाग बन सकता है। तो फोकस्ड ग्रुप डिस्कशन है। ये तो एग्जैक्ट इसके पहले मैंने बताया ही था कि ये एग्जैक्ट सही है, और कौन सा टेस्ट नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है टेस्ट। हाँ, ABC में टेस्ट है, तो ये तो गलत है कि आप अभिभावक का टेस्ट थोड़ा लिख सकते हैं। आप केंद्र समूह चर्चा कर सकते हैं, और प्रेक्षण कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, या समाजमिति, या क्या कर सकते हैं, इसका ABE, ए इंटरव्यू, प्रेक्षण और केंद्रित समूह चर्चा। डी। नेक्स्ट, सामान्यीकरण योग्यता के लिए संभावना की खोज पर केंद्रित होने के साथ निम्नलिखित में से कौन सा शोध का प्रकार मुख्यतः सैद्धांतिक प्रगति के प्रयोग पर लक्षित होता है? थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको दोबारा पढ़ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्म्स एम्स primarily at application of theoretical advance with an eye on exploring the possibilities for generalization? प्रयोग पर तो बिहेवियरल है, अप्लाइड रिसर्च एग्जैक्ट नहीं पता है, बट अप्लाइड रिसर्च हो सकता है। फंडामेंटल रिसर्च तो मुख्यतः सैद्धांतिक प्रगति के प्रयोग पर, सिद्धांत पहले बन गया होता। देखते हैं, डी इसका सही हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल डी इसका सही है, सामान्यीकरण। एक्चुअली होता क्या है कि जो इसमें सैद्धांतिक प्रगति बताया गया है, जब सैद्धांतिक का नाम ले लिया गया है अर्थात सिद्धांत बन करके तैयार हो गया है। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बना दिया है, वो क्या हो गया, वो मौलिक शोध हो गया, फंडामेंटल रिसर्च। अब उसी गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर तमाम चीज़ों की हम जब व्याख्या कर रहे हैं, तो वो आपका अप्लाइड रिसर्च हो जाएगा, या अनुप्रयुक्त, यानी हम उसका मौलिक फंडामेंटल रिसर्च का यूज कर रहे हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे 119 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शोध विधि में चर परिवर्तन में हेरफेर और नियंत्रण तथा प्रतिदर्श का यादृच्छिकरण दो मुख्य अपेक्षाएं हैं? तो चर परिवर्तन में हेरफेर स्पेशली जो होता है कार्योत्तर, वर्णनात्मक, प्रयोगात्मक। तो प्रयोगात्मक शोध में होता है, इसको आप पहले ही पढ़ चुके हैं, दिख नहीं रहा है क्लियर, फिलहाल आप समझते रहिए। इसका जो आंसर है प्रयोगात्मक शोध है। निम्नलिखित में से किसमें शोध की विधियों एवं प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक नम्यता, लचीलापन पाया जाता है? निर्जातीय तथा घटनावृत्तिक अध्ययन, वर्णनात्मक सर्वेक्षण तथा प्रभाव अध्ययन, प्रयोगात्मक एवं प्रेक्षण आधारित अध्ययन, कार्योत्तर एवं ऐतिहासिक अध्ययन। एग्जैक्ट इसका हमें आंसर नहीं पता है, बट अगर लगाना ही होगा तो हम इसलिए लगाएंगे, देखते हैं। ये इसका सही है, निर्जातीय शोध एवं घटना वृत्तिक जो अध्ययन शोध की विधियों का प्रयोग शोधकर्ता के पीछे अधिक नम्यता पाई जाती है। अगला है, शोधकर्ता के लिए ज्ञान प्राप्ति की विधियों में से निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी है जो समय एवं प्रयास की दृष्टि से मितव्ययी है? मेथड ऑफ एक्सपीरियंस, आगमनात्मक, विशिष्ट से सामान्य, निगमनात्मक, सामान्य से विशिष्ट की तरफ। एग्जैक्ट नहीं पता है, या तो ए हो सकता है या तो सी, फिलहाल सी मारते हैं। डी बिल्कुल गलत, नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, ये बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शोध साहित्य में कमियों की पहचान करना अनुसंधान प्रश्नों की पहचान कर एक प्रमुख तरीका है। इस संदर्भ में शोध साहित्य में कमियों की पहचान का अर्थ है।
निम्नतम रूप में कुल अनुसंधान अनुक्षेत्र की पहचान करना, दो अनुसंधानों की पृष्ठभूमि में कमी। इसका जो आंसर है ए और सी है। इसकी व्याख्या आप देख लीजिए, क्लियर नहीं दिख रहा है, गलती हो गई है। निम्नलिखित में से किस प्रारूप में शोध सार एवं अनिवार्यता है? शोध सार एक अनिवार्यता है। ए सी। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए यहाँ पे। जो उधर प्रश्न है इधर भी दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित शोध अध्ययनों में से किसमें सामान्यीकरण के शिक्षण की अपेक्षा व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है? पहला तो एग्जैक्ट सही है, ऐतिहासिक अध्ययन पर। दूसरा तो बिल्कुल गलत है, अर्थात दूसरा पहला ए और डी में है, दूसरा जो है ए और सी में, अर्थात डी। हाँ, डी इसका सही है, चेक कर सकते हैं आप। एक शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है और उसकी मूल शोध परिकल्पना के लिए इसके क्या निहितार्थ होंगे? शोध परिकल्पना को स्वीकार कर लेगा, शोध परिकल्पना को अस्वीकार कर लेगा, शोध परिकल्पना पर कोई निर्णय नहीं लेगा, शोध परिकल्पना में सुधार करेगा। आई थिंक शोध परिकल्पना को स्वीकार कर लेगा, नल हाइपोथेसिस बोलते हैं शून्य परिकल्पना को। ए एग्जैक्ट देखते हैं, बट ए और डी लग रहा है, लेकिन देखते हैं। बी, शोध परिकल्पना को अस्वीकार कर लेगा। एक ऐसी स्थिति जब एक शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है। अच्छा, अस्वीकार है तो वह अपनी मूल शोध परिकल्पना को अस्वीकार कर देगा। चलिए आगे देखते हैं। व्याख्या आप इसका जरूर देख लीजिए। किसी परिकल्पना को संकलनात्मक रूप में से होना चाहिए, संकलनात्मक रूप से होना चाहिए। संवलित, जटिल सामान्य, जटिल दुस्सह सामान्य, सरल अस्पष्ट और विशिष्ट अस्पष्ट। सी ऑप्शन सही, या ऑप्शन सही लग रहा है, क्या सही हो सकता है इसका? क्वेश्चन नंबर 127। डाक से प्रेरित अवलोकन, साक्षात्कार तथा सामूहिक प्रश्नावली किसके उदाहरण हैं? ये द्वितीयक डाक से प्रेरित, ये प्राथमिक स्रोत के हैं, माफ़ कीजिएगा, ये प्राथमिक स्रोत से संबंधित हैं। द्वितीयक स्रोत जैसे आपका जनगणना हो गया, समाचार पत्र हो गया, मैगजीन हो गया, सरकार द्वारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण हो गया, ये सब सेकेंडरी रिसोर्स होते हैं। प्राइमरी रिसोर्स मीन्स जो रिसर्चर होता है, जो शोध करता है, वो होता है वो जा करके खुद प्रत्यक्ष रूप से डेटा को कलेक्ट करता है। प्रतिभागी परीक्षण निम्नांकित में से किसका अंश है? दार्शनिक शोध, भाषा का मनोवादी सिद्धांत, गणितीय शोध, नृजातीय शोध। प्रतिभागी परीक्षण निम्नांकित में से किसका अंश है? एग्जैक्ट इसका नहीं पता, देखते हैं। डी
इसका डी सही है। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए किस प्रकार से है। वह शोध जिसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है। नारीवादी शोध, क्रियात्मक शोध, अनुदैर्ध्य शोध, तुलनात्मक शोध। पुरुष और महिला, देखिए महिला उत्थान की बात नारीवादी शोध के अंतर्गत किया जाना चाहिए, जबकि पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर तुलनात्मक शोध के माध्यम से दिया जा सकता है। हालांकि देखते हैं क्या इसका आंसर सही है। तो डी सही है। शोध की ऐसी विधि जिसमें पुरुष और महिला के बीच सामाजिक असमानता पर जोर दिया जाता है उसे नारीवादी शोध कहा जाता है। नारीवादी शोध पद्धति के अंतर्गत वस्तुनिष्ठता के स्थान पर वैश्विकता को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी वहाँ पे जो भी बातें हम करते हैं वो स्पेशली नारी के संदर्भ में करते हैं, इसीलिए जो विषय होता है उस पर अधिक महत्व दिया जाता है। इसके अंतर्गत ज्ञान की समग्रता को महत्व देते हुए अन्य समाज विज्ञानों में हो रहे पितृसत्रात्मक शोध से उपजे खंडित ज्ञान की आलोचना भी की जाती है, क्योंकि ज्ञान अपनी समग्रता में ही प्रासंगिक होता है। अगला और अंतिम प्रश्न है, ऐसे अध्ययन को जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसिबो समूहों की पहचान की जानकारी नहीं होती है कहा जाता है, शायद द डबल ब्लाइंड कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, इसको ध्यान से देख लीजिए। और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। आप वीडियो को तेज़ करके, हालांकि अब तो ये अंत है, आगे फिर हम अपने 20 और क्वेश्चन के साथ, रिसर्च के 20 और प्रश्नों के साथ मिलेंगे। उसके बाद हमारा जो अध्ययन रहेगा वो स्पेशली आंकड़ा से संबंधित रहेगा कि डेटा से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर कंप्यूटर से, और फिर हायर एजुकेशन से संबंधित जो प्रश्न आते हैं और पर्यावरण से संबंधित, इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।